ठीक है। तो ये सामग्री हमने ले ली। मतलब कहने का ये है कि विज्ञान भी ये साबित कर चुकी है कि देसी गाय का, इसके गोबर का, इसके गोमूत्र का कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर साहब, ठीक है। एक देसी गाय कितना एरिया कवर कर सकती है? 100 बीघे। वैसे तो सुभाष पालेकर ने तो 30 एकड़ का है, लेकिन सुनो, मैं सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करूंगा, एक एक चीज को क्लियर करते चलें। तो जैसे ये बीजामृत है, सारी सामग्री ले ली, इसको ड्रम में डाल दिया हमने और लकड़ी के डंडे से घुमाया, 24 घंटे में ये तैयार हो जाता है। फिर हम इसको बीज को इसमें डुबो के या बीज को ऊपर छिड़क के हाथ से मिला दें, तो इस तरह से हमारा बीज उपचारित हो गया। फिर हम उसको बुआई कर दें। तो ये हुआ। अच्छा, जितनी मात्राएं मैंने बताई, ये लगभग 100 किलो बीज को उपचारित कर दें। ठीक है। इसको इससे उपचारित करने पे जमाव प्रतिशत बढ़ता है और जो बीज जनित और जमीन के कारण बीमारियां होती हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये सब सूक्ष्म जीवाणुओं का घोल है। जो सूक्ष्म जीव हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते, वो सारे इसमें विद्यमान है। चलो जी आगे बढ़ो। अब जैसे गेहूं का बीज है या धान का बीज है, तो इस तरह से उसको उपचारित कर सकते हैं डुबो के। गन्ने का ये है, हम इस तरह से करते हैं। ये सब फोटोग्राफ मेरे यहाँ के ही हैं। अब अगला जो इसका कंपोनेंट है वो है जीवामृत। ठीक है। ये जीवामृत की सामग्री है। देसी गाय का गोबर 10 किलो, देसी गाय का मूत्र 10 लीटर, गुड़ 1.5 से 2 किलो, बेसन 1.5 से 2 किलो, पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी 500 ग्राम और पानी 180 लीटर। ये सारी चीजें आप उसके प्लास्टिक के ड्रम में रख दोगे, भर दोगे और इसको सुबह शाम जो है घुमाना है। अभी आपस में बातचीत मत करिए, ठीक है। वो मैं बात पहले ही कह चुका, जानकार आप ज्यादा हैं, मैं जानकार नहीं हूं, ठीक है। मैं तो कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं बस, ठीक है जी। तो ये सारी सामग्री हमने ले ली और उसमें प्लास्टिक के ड्रम में भर दी और फिर इसको सुबह शाम डंडे से घुमाना है। और इस तरह से ये सर्दियों में 5 दिन में और गर्मियों में 3 दिन में तैयार हो जाता है ना। और घुमाने के बाद इसको जूट के बोरे से भी ढकना होता है और कहीं छायादार स्थान पर रखना, खुले में नहीं रखना है ना। तो ये इस तरह से 3 से 5 दिनों में तैयार हो जाता है। ये जो फोटोग्राफ है, ये जो बाईं तरफ फोटो है, ये मेरे घर का है। यहाँ पे हमारे कुलपति महोदय आए थे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के, ये देखने के लिए कैसे कैसे हो रहा है। और ये जो सीधे हाथ पे है, 2019 में छोटूराम कॉलेज में बुलाया था हमने राज्यपाल महोदय को। तो इसमें ये संजीव बालियान जी हैं और गवर्नर साहब हैं। तो वही ये जीवामृत बनाते हुए ये हैं इसके फोटोग्राफ। आगे बढ़िए। इसका प्रयोग कैसे करना है जीवामृत का? गर्मियों में अधिकतम 7 दिन इसे रख सकते हैं और सर्दियों में अधिकतम 15 दिन। महीने में 1 से 2 बार या जब जब आप पानी लगाएं खेत में तब वो जमीन की स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा और मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो एक बार में मैं ये कहूंगा शुरुआत में आप 400 लीटर लगाएं। जब आपकी जमीन 1-2 साल आपको खेती करते हुए हो जाएगा तो फिर 200 लीटर से काम चल जाएगा। लेकिन शुरुआत में आप 400 लीटर प्रति एकड़ लगाएं सिंचाई के पानी के साथ। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जीवामृत का छिड़काव भी किया जाता है। छिड़काव कैसे, कब, कितना किया जाता है, कल वाली क्लास में बताएंगे विशेष रूप से गन्ने के मामले में, ठीक है। जीवामृत क्या क्या काम करता है ये इसमें दिया गया है कि सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि एवं विकास होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों, सूक्ष्म जीव क्या काम करते हैं? सूक्ष्म जीव, देखिए एक मान्यता ये है, जैसे मॉडर्न साइंस तो ये कहती है कि जमीन का जो ऊपर का 6 से 9 इंच तक का हिस्सा है केवल वही फर्टाइल सोयल है और उसी में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका कि जैसे जैसे जमीन में नीचे की ओर जाते हैं
न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती जाती है। बस एक कमी है कि वो पौधे जिस रूप में न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उस रूप में उपलब्ध नहीं होते। ये सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए वही कार्य करते हैं कि जो पोषक तत्वों का भंडार हमारी जमीन में है उसको ऊपर नीचे लाना, ले जाना और उसको पौधों के लिए उपलब्ध अवस्था में तैयार करके जड़ों के पास पहुंचाना, ये सूक्ष्म जीवाणु काम करते हैं। डॉक्टर साहब, एक जैसे मिट्टी पलटते हैं, हाँ, एक वो छिछला होता है, इनमें कौन सा बेटर कौन सा बेहतर है? देखिए एक बात है, उन दोनों का काम अलग अलग है। प्राकृतिक खेती के लिए ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं, प्राकृतिक खेती में ना मिट्टी पलटनी, ना गहरी जुताई करनी, ना चीजलर का प्रयोग करना। क्यों कि चीजलर वाला काम तो केंचुए कर रहे हैं। चीजलर को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब खेत में पानी भरने लगता है, नीचे नहीं जाता, तो जगह जगह उसमें मिट्टी को, जमीन को चीर देते हैं चीजलर से, पानी नीचे जाने लगता है, जो हार्ड पैन है वो टूट जाता है। ठीक है। गहरी जुताई से उद्देश्य मिट्टी पलटने का है कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए ताकि हमारी पैदावार बढ़े, है ना। तो ये अब क्या है, इसमें प्राकृतिक खेती में जो सिद्धांत अपनाना है वो मिनिमम टिलेज। जैसे पहले कुछ समय पहले एक टेक्नोलॉजी आई थी जीरो टिलेज, कि जमीन को जोतना ही नहीं है ना, तो बिना जोते तो काम चले नहीं, लेकिन मिनिमम कम से कम जुताई खुदाई करनी है, ये इसमें बात है। ठीक है जी, क्लियर आपकी बात। प्राकृतिक खेती में ना मिट्टी पलटनी है, ना गहरी जुताई करनी है, ना खेत को कल्टीवेटर से जोतना है, ना फावड़े से खोदना है। ठीक है। एक जो ज्यादातर किसानों का ये सवाल होता है कि भाई रासायनिक खेती के मुकाबले प्राकृतिक खेती में काम बढ़ जाता है। अब मैंने इतने सारे काम बताए, ये सारे आप रासायनिक खेती में करते हो और प्राकृतिक खेती में नहीं करना, तो काम बढ़ गया या घट गया? घट गया ना, घट गया। ठीक है। अब बात यह है कि चीजों को समझ के और आसान तरीके से करना है नहीं? चीजों को समझ के आसान तरीके से करना है। नमस्कार, आइए सर। जी जी सर, जी हाँ ठीक है ना, सुनते रहो। अभी ये बात कल करेंगे। ठीक है। तो ये जैविक क्रियाशीलता की वृद्धि बढ़ती है और ह्यूमस की वृद्धि होती है। ह्यूमस क्या है कि मतलब एक तरह से जैसे जीवन द्रव्य इसको कह सकते हैं, है नहीं? कि मतलब जैसे हमारे शरीर में अगर प्राण हैं तो हम जीवित हैं, और प्राण निकल गए तो काम खत्म। इसी तरह से जो फर्टाइल लैंड है, अगर उसमें ह्यूमस है तो वो पैदावार देगी, और ह्यूमस खत्म हो गया तो वो ऊसर बन जाएगी, कलर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो वही तीनों काम करता है ये, कि जैविक, भौतिक और रासायनिक दशा में सुधार करता है मिट्टी की, और साथ जो फसल अवशेष हैं, जो आप कह रहे थे वेस्ट डिकम्पोजर जो काम करता है, क्योंकि वो वेस्ट डिकम्पोजर में जो जीवाणु हैं वो सारे जीवामृत में हैं, तो फसल अवशेष को तेजी से सड़ाने का कार्य भी करता है ये जीवामृत। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अब बात ये आ रही कि जैसे कि इसमें जीवामृत में है क्या, तो ये इतनी तरह के जीवाणु अभी तक चिन्हित किए जा चुके हैं, मतलब पूरे भारत में इन पर सहमति बन गई कि ये है और इतनी मात्रा में है। कुछ वैज्ञानिक अभी कह रहे हैं कि ये 12 हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये सैकड़ों हैं, लेकिन कौन कौन से हैं उनकी अभी कायदे से पूरी पहचान नहीं हो पाई है। और साल 1.5 साल में वो सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। इन पे ज़्यादातर लोग सहमत हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज है, सुडोमोनास है, पीएसपी है, और एजेटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, राइजोबियम है। अच्छा सुधीर जी, अभी ये सारे बाजार में उपलब्ध है ना, और ये घर पे ही है सारे, तो बाजार से खरीदने की आवश्यकता है। बात यहाँ है, ये ध्यान करो आप, है नहीं, कि भाई क्यों बाजार के चंगुल में फंसे हम। जो चीज हमारे घर पे है, मान लो एक कंपनी उसे बढ़िया बोतल में पैक करके और 5 रुपए खर्च करके उस पर और 1000 रुपए आपसे वसूल ले, वो चीज आपको कीमती लगती है। जो आपके घर पे गाय फ्री में दे रही है वो खराब लग रही है कि इसमें कुछ जान नहीं है। तो बात ये है, देखो माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, है ना जी। तीसरा जो इसका मूल स्तंभ है वो है आच्छादन, मल्चिंग।
तो जैसे अभी आप कह रहे थे भाई गन्ने की खुदाई भी नहीं करनी, नहीं, क्या है कि एक तो बात मैंने ये कहा कि आपको कम से कम छेड़छाड़ करनी है जमीन के साथ, कि कम से कम गुड़ाई करनी है, कम से कम जुताई करनी है और कम से कम खुरपी चलानी है। मतलब कम से कम पे ध्यान देना है, जितने कम से कम करके आपका काम चल जाए। क्योंकि आप मान लो बीज बोना है खेत में, तो खेत तैयार करना ही पड़ेगा, तो वो तो नहीं टाला जा सकता। लेकिन बाद में जितना आप कम से कम छेड़छाड़ करें खेत के साथ उतना बढ़िया। वो किस लिए कि उससे आपके सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, जमीन में उचित नमी बनी रहेगी, जमीन का जो टेम्परेचर होना चाहिए फसलों की जड़ों के लिए वो उचित बना रहेगा। ये सारे फायदे हैं। तो ये मल्चिंग के माध्यम से होता है। अब मतलब इसमें यही बताया गया है कि जैसे हमारे यहाँ मुख्य रूप से गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल के बीच में जो 2 खूड़ के बीच में खाली स्थान है उसको ढकना है, और ढकने के कई सारे माध्यम हैं। तो अच्छा बात यह है कि ये मल्चिंग करना क्यों है। एक तो खरपतवार नियंत्रण होगा, इससे सीधे केंचुए और सूक्ष्म जीवाणु धूप के संपर्क में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो सीधे धूप के संपर्क में आते हैं तो फिर वो अपना कार्य ऊपर नहीं आ पाते, क्योंकि केंचुए दिन में अगर ऊपर आए तो उन्हें पक्षी उठाकर भाग जाते हैं। ऐसे ही जब 35 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो सूक्ष्म जीवाणु मरने लगते हैं, तो इसलिए ऊपर नहीं आते। ऊपर नहीं आएंगे तो ऊपर की सतह में पोषक तत्वों की कमी बनी रहेगी, तो आपकी पैदावार घटेगी। ये आच्छादन का महत्व मैं आपको कई बार बता ही चुका है ना जी, किस किस लिए करना है। अब एक तरीका तो ये है, इसको कहते हैं मृदाच्छादन, जो आप करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आसपास में छोटे ट्रैक्टर लोगों ने ले लिए हैं और उनसे गन्ने के बीच में छोटे रोटावेटर से मिट्टी की जुताई करते हैं, ये है मृदाच्छादन, है ना। तो ये तो आप करते ही हैं। आगे बढ़ो। अब ये है क्या नाम, काष्ठाच्छादन। गन्ने की फसल में ये पहले से करते आ रहे हैं हमारे बड़े लोग, कि पौधा फसल में तो नहीं करते, लेकिन पेटी फसल में क्या करते हैं कि पौधा फसल काटी और बीच में पत्ती फैला दी और छोड़ दिया। ये इसमें देख रहे हैं आप, गन्ने के खेत में बीच में पत्ती फैलाई जा रही है, तो ये एक तरीका है, इसको कहते हैं काष्ठाच्छादन। आगे बढ़ो। तीसरा जो तरीका है अंतरा सस्य द्वारा आच्छादन, मतलब इंटरक्रॉप के द्वारा। तो जैसे ये इधर जो गन्ना प्लस उर्द और इधर ये गन्ना प्लस लोबिया, प्राकृतिक खेती में ये कहा जाता है कि गन्ने के साथ आप दलहनी फसलों की खेती करो, ताकि नाइट्रोजन की कमी आपकी फसल में ना रहे। क्योंकि ये जो दलहनी फसलें हैं ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके जमीन में छोड़ती है, जिसे हमारी फसलें ग्रहण करती हैं। ठीक है जी। तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है। और जो ये कंपनियां यूरिया बनाती हैं, ये भी वायुमंडल से ही नाइट्रोजन को मशीनों के द्वारा इकट्ठा करती हैं और किसी माध्यम पे चिपका के आपको प्रस्तुत करती हैं, उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो वो काम प्राकृतिक रूप से आपकी फसलें स्वतः कर रही हैं, तो उसी को बढ़ावा देना है। ठीक है जी। ये इसका तीसरा तरीका है। अब एक चौथा लास्ट तरीका आच्छादन का, कि फसल में आप ना तो रोटावेटर से जुताई करने की स्थिति में है, ना आप सहफसली कर पाए, तो फिर क्या करें। तो फिर ये तरीका है कि जो खरपतवारों को उगने दीजिए, जो अभी आप कह रहे थे ना, खरपतवारों को उगने दीजिए, और जब वो थोड़ा सा बड़े हो जाएं, इतने बड़े हो जाएं, फिर उनको ऊपर से काटना है। और ये काटने का फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये ब्रश कटर एक मशीन आती है, इससे ये कट जाता है और बहुत अच्छे से जो है ये काम हो जाता है। एक आदमी दोपहर तक ही 1 एकड़ में घूम जाता है। ठीक है। ये मशीन आपने सड़क के किनारे चलती हुई देखी होगी, है ना। हाँ, तो ये इस तरह से कम लागत में, मतलब इस मशीन के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण करने का जो खर्चा है वो आपका 100-150 रुपये बीघा बैठेगा, और दोनों काम हो जाएंगे, खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे और मल्चिंग भी हो जाएगी, क्योंकि वो काट के वहीं बिखरता रहता है सारा खरपतवार, और वो ढक लेते हैं ऊपर से जमीन को। तो ये एक तरीका है, और ये बढ़िया तरीका है, सफल तरीका है।
और कम खर्चीला है, ठीक है नहीं। आगे बढ़ो। अब बात आई जो है चौथा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो है वापसा। वापसा क्या है कि हम जो वर्तमान पद्धति हमारी चल रही है उसमें क्या करते हैं कि खेतों को एक नाक पे भरते हैं, नाली से सीधा नाका खोल दिया, 8 बीघे का खेत है, 6 बीघे का, 10 बीघे का, एक नाका खोल दिया और भर दिया। तो जब पूछते हैं भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहने लगा कंप्यूटर मांझा लगवाया था, फायदा क्या फिर उसका, अगर एक नाके नहीं भरा खेत, एक नाके तो भर जाता है, लेकिन उससे क्या हानि होती है कि जो आपके खेत में पानी की अधिकता हो जाती है। तो पहले मैं वापसा को बताऊं, वापसा क्या है। मिट्टी के जो 2 कण हैं उनके बीच में जो खाली स्थान है उसे रंध्रावकाश कहते हैं, और उस रंध्रावकाश में 50% नमी और 50% वायु होनी चाहिए। इस आदर्श अवस्था को वापसा नाम दिया गया है, ठीक है नहीं। तो हमारी फसलों को नमी चाहिए ना कि पानी। अब वो कैसे मेंटेन होगी? अच्छा, तो जब क्या करते हैं, जैसे हमने फ्लड इरिगेशन किया, नाका खोल के खेत भर दिया, तो वो उस जो रंध्रावकाश है उसमें सारे में पानी भर गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हमारे सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए मरने लगते हैं। तो उससे क्या हानि होगी कि हमारी पैदावार कम होगी, फसलों को पोषक तत्व मिलेंगे नहीं। अब रासायनिक खेती में तो आप फिर यूरिया डाल देते हो और चीजें डाल देते हो, न्यूट्रिएंट्स डाल देते हो, तो फसलें उसे ऊपर से ही अपटेक कर लेती हैं, फिर बर्बाद हो जाती है। अब क्योंकि इसमें ये तो डालना नहीं, तो हमें वही प्राकृतिक व्यवस्था बनाए रखनी है वापसा की, ताकि जिससे जो है हमारी फसलों में हमेशा पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहे। अब इसका तरीका क्या है? 2 तरीके हैं इसके। एक तो ये टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसके माध्यम से नमी बनी रहती है, पानी नहीं भरता, इसका इस्तेमाल हो सकता है। और इस पे जो है भारत सरकार की तरफ से अनुदान भी है ना। और एक बात और है, अभी इसको 5 साल पूरे होने जा रहे थे, लेकिन 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया इस परियोजना को। इसमें बजट का भी कोई क्राइसिस नहीं है कि मान लो जैसे आप यहाँ 35-40 लोग बैठे हैं, और अगर आज 35-40 ही चाहें कि हमें ये लगवाना है, सबके यहाँ लग जाएगा, इसमें बजट की कोई समस्या नहीं है ना। तो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप लगवा सकते हैं। एक है एकांतर नाली सिंचाई विधि। एकांतर नाली सिंचाई विधि में क्या है कि आपको पहली 2-3 सिंचाई तो करनी पड़ेगी सभी नालियों में। जैसे ट्रेंच मेथड में गन्ना बोते हैं, तो पहली 2 या 3 सिंचाई तो हमें सारी नालियों में करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं अगर पहली में एकांतर नाली सिंचाई अपना लेंगे तो फसल सूख जाएगी। जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसके बाद हम करते क्या है कि पहली नाली में पानी लगाएंगे, फिर दूसरी को खाली छोड़ देंगे, फिर तीसरी में पानी लगाएंगे, चौथी को खाली छोड़ देंगे। इसको एकांतर नाली सिंचाई विधि कहते हैं। तो इससे क्या है कि वो नमी बनी रहेगी खेत में, क्योंकि पानी जब जिन नालियों में हमने पानी भरा उनसे भी लीच होकर खाली की तरफ आएगा, जिधर हमारी जो नाली हमने नहीं भरी, तो केवल नमी बनी रहेगी, पानी कहीं नहीं भरेगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर हम अधिकतम उत्पादन अपनी फसलों से प्राप्त कर सकते हैं। एकांतर नाली में एक नाली में पानी देंगे, को छोड़ते हैं, तो बदलनी पड़ेगी या ऐसे चलता है? हाँ, बदलनी पड़ेगी। जैसे मान लो तीसरी से शुरू किया आपने, तीसरी सिंचाई से, तो चौथी सिंचाई में फिर आप पहले वाली को छोड़ दोगे, दूसरी में दोगे, है नहीं? क्योंकि लगातार अगर एक ही में रखोगे तो वो कहीं ना कहीं नमी की कमी हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसलिए यही तो बारीकियां हैं कि इनको समझ के आपको लागू करना है। और अगर कहीं से किताब में पढ़ के या आधी अधूरी जानकारी के साथ यूट्यूब पे देख करके आपने खेती शुरू कर दी, तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन कम हो जाएगा, ठीक है जी। और कम होगा तो 1 साल आप करेंगे, अगले साल छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये टेक्नोलॉजी का फेलियर होगा और आपकी भी हंसी मजाक होगी कि भाई देखो ये बने थे अंग्रेज, इन्होंने नई तरीके से किए, फेल हो गया कार्यक्रम, है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक ये तो मोटी मोटी बातें मैंने बताई कि ये सिद्धांत अपना के हम प्राकृतिक खेती शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये 4-5 सिद्धांत आपको एक साथ लागू करने पड़ेंगे। अगर इनमें से एक को भी आप छोड़ दोगे
तो पैदावार कम रहेगी। ठीक है जी। अब बात आती है कि कीड़े और बीमारी का प्रकोप कैसे रुकेगा, ये भी समस्या है फसल सुरक्षा की। तो जैसे जो रस चूसने वाले कीट हैं उनके लिए हम नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं, और जो सुंडियां हैं उनके लिए अग्निअस्त्र का प्रयोग करते हैं, और एक है 10 पर्णी अर्क, उसका भी प्रयोग करते हैं, और फफूंदनाशक के रूप में करते हैं खट्टी छाछ का प्रयोग। अब जैसे ये नीमास्त्र तैयार करने का क्या तरीका है, सकिंग पेस्ट मतलब रस चूसने वाले कीड़े, जैसे समझ गया, जैसे सरसों है आजकल फसल, सरसों पे माहू आता है जिसे आप चेपा कहते हैं, तो ये क्या ऐसे बारीक कीट हैं, ये रस चूसते हैं। तो ऐसे रस चूसने वाले कीट जो हैं उनके लिए नीम के पत्ते व फल, और जो बारीक जिन बारीक टहनियों पे पत्ते लगे रहते हैं ना, उनको भी ले सकते हैं इसमें। तो वो 5 किलोग्राम मटेरियल इकट्ठा करना है। देसी गाय का गौमूत्र 5 लीटर और देसी गाय का गोबर 1 किलो और पानी 100 लीटर, इसको एक ड्रम में भर देंगे और इसको कुछ नहीं करना, 48 घंटे तक रखे रहने देना है। घुमाना इसको भी है, और फिर इसको छान करके आप सीधे स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें फिर पानी अलग से मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी सकिंग पेस्ट हैं, रस चूसने वाले कीट हैं, फसल कोई सी भी हो, उसमें ये काम करेगा। इस समय पर कैसे बनेगा ये है? इस समय पर कैसे बन जाएगा? ना तो नए पत्ते आ रहे पेड़ पे, ना नहीं, नए पत्ते नहीं, केवल आप केवल पत्ते भी ले सकते हैं। निगोली है तो निगोली भी ले सकते हैं, और मैंने बताया बारीक टहनियां भी ले सकते हैं। खट्टी छाछ भी हो सकती है, खट्टी छाछ भी हो सकती है। नहीं, खट्टी छाछ तो फफूंदी नाशक है रस चूसने वाले कीड़ों के लिए। ठीक है, मतलब मतलब है इसमें मिला सके नहीं मिला सकते किसको? खट्टी छाछ नहीं, उसका काम अलग है, इसका काम अलग है। तूने क्या काम कर दिया जी? है? वे गोल्ड गोल्डी बॉडी की वस्तु उनके का पेटर है जो ना, जो भी कड़वाई जाएगा नहीं। वो नहीं करता। ऐसा है ना, नीम का ही ज्यादा लाभकारी है। ठीक है, अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अग्निअस्त्र, जैसे क्या है कि जो 10 पर्णी अर्क की मैं बात कर रहा था, 10 पर्णी अर्क को बढ़ने में 40 दिन लगते हैं। तो मान लो आपकी फसल में कीट आ गया और 10 पर्णी अर्क बनाएंगे तो इतने खा कर चौपट कर देगा। तो अग्निअस्त्र एक ऐसा प्रिपरेशन है कि इसको आप कम समय में तैयार कर सकते हैं, 48 घंटे में तैयार हो जाता है। और इसको तैयार करके और इसका स्प्रे करके आप सुंडियों का, पत्ती खाने वाले कीड़ों का, छेद करने वाले कीड़ों का आप इससे नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे गौमूत्र 10 लीटर, हरी तीखी मिर्च पीसकर 500 ग्राम, लहसुन पीसकर 500 ग्राम, नीम के पत्ते पीसकर 5 किलो, तंबाकू 1 किलो। एक जो आप बात पूछ रहे थे ना कि उसे नीमास्त्र को और खट्टी छाछ को एक साथ मिला सकते हैं, नहीं मिलाना। वो पूछे क्यों? क्योंकि ये कीटनाशक है, ये इसका स्वभाव हो गया विषैला, उसमें खट्टी छाछ में सूक्ष्म जीवाणु हैं, दोनों को मिला देंगे तो एक ही चीज काम करेगी, या तो खट्टी छाछ करेगी या ये करेगा, वे सूक्ष्म जीवाणु मर जाएंगे। ठीक है नहीं, तो इसलिए ज्यादा चीजों को एक साथ मिलाना नहीं है। ठीक है, ये सामग्री ली हमने। तंबाकू खाने वाला 1 किलो, 120-30 रुपए किलो आता है बाजार में। इन सारी सामग्री को लेंगे और वही प्लास्टिक के ड्रम में भर देंगे, और जो है जब ये 48 घंटे में तैयार हो जाए, अच्छा इसको करना क्या है, इसको उबालना पड़ता है। इसको बड़े भगोने में सारी सामग्री को भर के इसको उबालना पड़ेगा, और 4 उबाल इसमें लिखा है, 4 उबाल देने पड़ेंगे। 4 उबाल का मतलब ये है कि जब एक बार उबाल आ जाए तो भट्टी को रोक दें, फिर दोबारा उबालें, फिर रोक दें, फिर तीसरी बार उबालें, फिर इस तरह से 4 उबाल देने इसको। तो फिर ये 48 घंटे तक इसको रखे रहने देंगे, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसको छान लेंगे और 100 लीटर पानी में 3 लीटर ये अग्निअस्त्र मिला के स्प्रे कर देंगे, तो आपके कीट नियंत्रण हो जाएगा। और इसका 3 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, 3 महीने तक ये खराब नहीं होता। ठीक है जी।
3 महीने में इसका दोबारा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, जैसे इसमें मात्रा लिखी है 3 लीटर, अगर आपको लग रहा है कि कीड़े ज़्यादा हैं तो 5 लीटर भी मिला सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। अब ये है मट्ठे का प्रयोग, फर्मेंटेड बटर मिल्क, पानी 100 लीटर और मट्ठा 3 लीटर, इसको भी 5 लीटर तक बढ़ा सकते हैं आप, और कम से कम 10 दिन का सड़ा हुआ हो और अधिकतम तो 2 महीने 3 महीने कितना ही हो, जितना सड़ा हुआ होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है जी। इस तरह से ये फफूंदीनाशक का काम करता है ये खट्टी छाछ। हो गया, आगे। अच्छा, ये जो है कुछ हमारे खेत पे कुछ लोगों का भ्रमण, जैसे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुलपति हैं, पूर्व कुलपति, इधर ये वो है निदेशक प्रसार हैं, और वे जो है उधर उस फोटो में जो वैसा हो रहा ना खराब सा, इसमें कृषि राज्य मंत्री हैं उस समय के लाखन सिंह राजपूत, अब तो वो हैं ओलख जी। आगे बढ़े, ये जो जीवामृत है, जीवामृत को हमने खेत में ले जाने का तरीका ये बना रखा है, ये टैंक है और इसको भर लेते हैं और ड्रमों में से, और ट्रैक्टर के पीछे जोड़ा और अपना खेत में ले जाकर नाली पर रख दिया, पाइप लगा दिया, वो नाली पर गिरता रहता है ना। ये जैसे यहाँ एक वो हुआ था गुड़ महोत्सव मुजफ्फरनगर है, उसमें हम जो इस गन्ने से गुड़ और शक्कर भी बनाते हैं, तो उसको देखते हुए ये माननीय केंद्रीय मंत्री जो है संजीव बालियान जी, नमामि गंगे परियोजना चल रही है, ये ले जाओ, है ना, नमामि गंगे परियोजना चल रही है, उसके तहत किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए मेरठ से ये कुछ किसान भाई आए थे हमारे पास, कृषि निदेशक मेरठ, इनको हाँ ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। ये इधर जिला पंचायत अध्यक्ष है डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी, ये आनंदीबेन पटेल कृषि विज्ञान केंद्र बधरा आई थी, तब इन्होंने हमारे स्टॉल का भ्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ो। अच्छा, ये उस समय की वो है जिलाधिकारी शर्मा कुमारी जे, और गन्ना मंत्री थे उस समय सुरेश राणा जी, ये सब लोग, और ये दो इधर हैं, ये नरेश मलिक जी हैं, CCRPG कॉलेज के प्रधानाचार्य, और ये वहाँ के बसेडा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य। आज मुझे आपसे इतनी बात करनी थी, तो इतनी बात सुनने के बाद अब जो आपके सवाल है वे बताओ, है ना। तो पहला तो मेरा सवाल है कि ये सारी बात आपको काल्पनिक लगी? क्या ये सारी बात काल्पनिक है? मतलब इनमें कुछ आधार बेस नजर आता है आपको? है नहीं? तो है काल्पनिक तो सबसे बड़ी बात यह है, जब तक देसी गाय नहीं होगी, जब तक प्राकृतिक खेती की तरफ नहीं जा सकती, गाय बदलो सबसे पहले। देखो एक बात है, जिन खोजा तिन पाइया। अब आपको कोई देसी गाय घर देने तो आएगा नहीं, है नहीं? देखिए मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि जैसे ही हमारे दिमाग में ये बात घर करने लगी कि भाई गाय बदलनी है, तो पहले तो घर में ही विरोध की, भाई गाय हम नहीं बदलेंगे। धीरे धीरे घर वालों को सहमत किया, फिर गाय ढूंढनी की, और गाय कहीं दूर नहीं मिली। मेरा गांव है नूनीखेड़ा और वहीं पास में है गांव नंगला किटपट। तो जब हमने ये जिक्र किया उनके सामने, तो एक बलिराम भगत जी हैं, वो गौ पालन करते हैं और आज के ज़माने में भी वो गाय चराने जाते हैं नहर की पटरी पे। तो ऐसे लोग अभी ज़माने में कम हैं, और उनके पास अब तो कम होगी, करीब 40 देसी गाय थी। ठीक, तो उन्होंने हमें निःशुल्क एक बछिया उपलब्ध करा दी, हमने उससे काम प्रारंभ कर दिया। अब उससे 3 हैं इस समय, उसी से 3 देसी गाय हैं, और 2 एक हमने अपनी बेटी की शादी की उसको दे दी, और एक और किसी मिलने वाले को दे दी, तो 1 से 5 होगी। तो ये तो तेजी से बढ़ता है इनका, तो क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यह है कि आपका संकल्प ये होना चाहिए कि हमें
ये प्राकृतिक खेती करनी है। और सुनो, जिसके पास जिसे ये समस्या हो, भाई नहीं ढूंढे से मिल ही नहीं सकती, बिना दूध वाली चाहिए फ्री में, आज ही मेरे से ले लो, ठीक है, खेती करने के लिए। लेकिन क्योंकि दूध वाली भी चाहिए, क्योंकि मट्ठा भी तो चाहिए ना इसमें, बिना मट्ठे के भी काम नहीं चलेगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत दूध भी देती हो है। गाय का ही तो खेल है सारा भाई, आप समझो बात। ये जो खेती है ये सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। ये दूसरी गाय का हो जाए जैसे शादी चल रहा है। नहीं चलेगा। बात हुआ नहीं कि वो मट्ठा प्रयोग नहीं कर रहे हम, उस मट्ठे में जो करोड़ों असंख्य जीवाणु है उनका प्रयोग कर रहे हैं हम। बात ये है भाई, एक बात बताओ, नू तो भैंस का गोबर बेकार थोड़ी है, आप उसे खेत में डालोगे तो वो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेगा, खाद का काम करेगा। दूसरी गाय का गोबर खाद का काम करेगा, लेकिन वो सूक्ष्म तत्वों का जो सूक्ष्म जीवाणुओं का जो खेल है ना, बात सूक्ष्म जीवाणुओं की है। ये खेती सूक्ष्म जीवाणुओं की है। मतलब आपको जो चीज हमें आंख से नहीं दिख रही उसको बढ़ावा देना है। और एक बात सुनो, आप ध्यान करो इस बात का, जो चीजें आंखों से नहीं दिखती इस सृष्टि में वही ज्यादा है और वही ताकतवर है। इस बात को मानते हो कि नहीं, है ना? हाँ, जो चीज हमें नहीं दिखती वही ताकतवर है ना? ठीक है नहीं? तो अपने आसपास दिमाग लगाओ, निगाह दौड़ाओ, तो ये व्यवस्था इस तरह से है।